चैप्टर 109 बॉस ने मोहनलाल द्वारा बनाई गई अदृश्य आभा को बेरहमी से कुचल दिया। जब उन्हें शेन लेई द्वारा कार्यभार संभालने के लिए आमंत्रित किया गया तो बॉस ने पहले ही रेयांश मेहता को एक संदेश भेज दिया था और निर्देश प्राप्त कर लिए थे। रेयांश मेहता ने उसे उत्तर दिया, ड्रैगन हॉल के हर सदस्य को मार डालो जिसे तुम देखते हो। बॉस से निकलने वाले भयानक दबाव को महसूस करते हुए मोहनलाल की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। आप वह विशेषज्ञ हैं जो व्योम राजपूत के साथ रहते हैं। इस अवधि के दौरान मोहनलाल ने व्योम राजपूत पर एक कदम उठाने पर विचार किया था, लेकिन इससे पहले कि वह करीब पहुंच पाता उसे पहाड़ टूटने जैसा एहसास हुआ, जिससे वह सतर्क हो गया और उसने कुछ करने की हिम्मत नहीं की। अब वह दृश्य पुनः प्रकट हो गया। उसने शुरू में सोचा था कि बॉस सिर्फ एक अंगरक्षक था, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ा स्वाभाविक रूप से उससे निकलने वाली बाजीकवान आभा ने मोहनलाल के शरीर को तुरंत कठोर बना दिया। एक विशेषज्ञ, कम से कम एक ग्रैंड मास्टर स्तर का विशेषज्ञ। मोहनलाल एक ग्रैंड मास्टर भी थे जो ताओवादी गुप्त पंच पशु खेल का अभ्यास करते थे, जो एक दुर्लभ आंतरिक मार्शल आर्ट है। बाघ में परिवर्तित होने पर उनके हाथ चट्टानों को चीर सकते थे, सारस में परिवर्तित होने पर वे अपनी आंतरिक ऊर्जा से 10 कदम दूर से ही लोगों को मार सकते थे इत्यादि, जिससे उनकी शक्ति अत्यंत शक्तिशाली हो जाती थी। हालांकि ग्रैंड मास्टर्स के बीच मतभेद भी थे, यह एक बहुत व्यापक शब्द था। जब वह विचारों में खोया हुआ था बॉस ने उस पर शब्दों का प्रयोग नहीं किया, बल्कि मुस्कुराते हुए आगे बढ़े, पूरी तरह से दबंगई दिखाते हुए। बॉस एक ड्रैगन और बाघ की चाल के साथ आगे बढ़े, बाजीकवान के एक चार्जिंग स्टेप को अंजाम दिया और पलक झपकते ही वह मोहनलाल के सामने पहुंच गए। बॉस की चाल सरल थी, उसने अपना बड़ा कठोर हाथ बढ़ाया और मोहनलाल की ओर पकड़ लिया। इस समय मोहनलाल ने महसूस किया कि उसकी दृष्टि पूरी तरह से बॉस के शरीर से घिर गई है और उसके फैले हुए हाथ स्वर्ग से उतरते प्रतीत हो रहे थे, जिससे वह जवाबी कार्रवाई करने में पूरी तरह से शक्तिहीन हो गया। आंतरिक ऊर्जा फूट पड़ी, जिससे मेज पर रखा चाय का कप टूट गया, फिर भी चाय की एक बूंद भी उन दोनों पर नहीं लगी। मोहनलाल के पैर तुरंत कुर्सी पर टिक गए, 5 जानवरों के खेल वाले हिरण के खेल की मुद्रा अपनाते हुए। अपने पैरों की एक तेज किक के साथ उसने तुरंत अपना दांव पूरा किया, बॉस के घेरे को तोड़ते हुए छत की बीम पर छलांग लगाते हुए दुबक गया। अंततः उन्होंने परिवार के मुखिया का पद छोड़ दिया। उनके चेहरे पर निराशा थी, क्योंकि वे लगभग एक जाल में फंस ही गए थे। आप भी रंगपुर के डार्क ड्रैगन गार्ड के विनाश के दौरान मौजूद थे, है ना? अपने कौशल से आप निश्चित रूप से बाज को मार सकते थे। आपके पास और कौन लोग हैं? क्या वे सभी उस क्षमता के विशेषज्ञ हैं? मोहनलाल ने अपनी घृणा को एक तरफ रख दिया और तुरंत कई चीजों के बारे में सोचा। रंगपुर का डार्क ड्रैगन गार्ड यून सिटी से ज्यादा कमजोर नहीं था, वे बराबरी पर थे, फिर भी रेयांश मेहता द्वारा उनका सफाया कर दिया गया। उसके सामने खड़े इस हटे कट्टे आदमी ने निश्चित रूप से बहुत बड़ी भूमिका निभाई। उस युद्ध में रंगपुर के डार्क ड्रैगन गार्ड का पूरी तरह से सफाया हो गया। ड्रैगन हॉल में किसी को भी नहीं पता था कि इस दौरान क्या हुआ, किसने क्या चाल चली, कौन सी मार्शल आर्ट का इस्तेमाल किया गया या उनकी ताकत क्या थी। वहां कोई निगरानी वीडियो नहीं था और जुआ राजा परिवार और रंगपुर के अधिकारी ने सभी जानकारी को अवरुद्ध कर दिया था। ड्रैगन हॉल को रेयांश मेहता की ताकत के बारे में कुछ भी पता नहीं था, लेकिन वे इस बात को लेकर पूरी तरह आश्वस्त थे कि वह किसी भी क्षेत्र में तैनात किसी भी डार्क ड्रैगन गार्ड से अधिक शक्तिशाली था। बॉस निश्चित रूप से इतना आलसी नहीं होगा कि उसे बताए कि क्या हुआ। इसके बजाय उसने अपना मुंह खोला और हंसते हुए कहा, नीचे जाकर उनसे पूछो। रेयांश मेहता का अनुसरण करने के बाद से बॉस, जो मूल रूप से अपने परिवार के सामने ईमानदार और सरल था, ने अपना असली स्वभाव पूरी तरह से उजागर कर दिया था। वह अभिमानी और अनर्गल बन गया था। बॉस ने शेन लेई की ओर देखा और सम्मानपूर्वक कहा, बॉस, इस तरह की मक्खियों को मार देना चाहिए। शेन लेई, जो हमेशा दबंग था, ये सुनकर केवल मुस्कुरा सका। बॉस एक तरफ हट गए, आमंत्रण का इशारा किया और कहा, बॉस कृपया अपनी सीट पर बैठिए। उद्धरण चिन्ह। चून की बात यहां तक पहुंच चुकी थी, शेन लेई ने बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़कर परिवार के मुखिया की जगह पर बैठ गई। फिर बॉस ने कहा, मैं एक पल के लिए बॉस की बंदूक उधार लेना चाहता हूं। व्योम राजपूत की तरह शेन लेई भी आत्मरक्षा के लिए पिस्तौल रखता था। बंदूक बॉस को सौंपते हुए वह पास खड़े कांपते हुए नौकर से बोली, तुम अभी तक वहां क्यों खड़े हो? जाओ, मेरे लिए चाय बनाओ। एक ही समय पर बॉस ने पिस्तौल पकड़े हुए छत के बीम पर खड़े मोहनलाल पर निर्दयतापूर्वक गोली चला दी। मोहनलाल की मार्शल आर्ट चाहे कितनी भी मजबूत क्यों न हो, आखिरकार वो इंसान ही था। हालांकि मार्शल आर्ट से गोलियों से चतुराई से बचा जा सकता था, लेकिन अगर वो बचकर नहीं भागता और उसे गोली लग जाती तो भी उसे बहुत दर्द होता। बॉस की लगातार गोलीबारी के कारण उसे 5 जानवरों के खेल की चतुर तकनीकों के साथ लगातार आगे बढ़ने के लिए मजबूर होना पड़ा और अंततः उसे मुख्य हॉल छोड़ना पड़ा। उस आदमी को जाते देख बॉस ने खाली बंदूक वापस मेज पर रख दी। उसने कहा, अब सब ठीक है, मैं उसे ढूंढने जाऊंगा। बॉस, आप राणा परिवार के मामलों को संभालिए। ओह, और आप बॉस के कॉल का जवाब नहीं दे रहे हैं? उन्होंने मुझे आपसे हेलो कहने के लिए कहा है। बॉस ने बोलना समाप्त करने के बाद शिकार से प्रसन्न होकर जल्दी से राणा परिवार को छोड़ दिया। और शेन लेई, जिसे रेयांश मेहता ने दूर से ही अपना अपराध स्वीकार कर लिया था, भी थोड़ा शर्मा गई। अपने फोन पर रेयांश मेहता के मिस्ड कॉल्स के बारे में सोचकर वह बेहद निराश हो गई। जल्द ही नतीजा आएगा। ड्रैगन किंग की तुलना में तुम जीतोगे या हारोगे, नतीजा चाहे जो भी हो, मैं जीवन भर तुम्हारी औरत रहूंगी। शेन लेई ने अपना फोन निकाला और रेयांश मेहता की एक तस्वीर देखी जिसमें वह सम्मेलन कक्ष में मीडिया के साथ बैठक कर रहे थे। उनका चेहरा लालसा से भरा हुआ था। इस युवक ने उसे कई आश्चर्य दिए थे।
रेयांश मेहता ने उस समय झूठ नहीं बोला था। अब जिया देश में वह पहले से ही ड्रैगन हॉल से मुकाबला कर सकता था। यद्यपि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ड्रैगन हॉल ने कोई बड़ा हंगामा करने का साहस नहीं किया, फिर भी इसने कई बातों का संकेत दिया। वास्तव में रेयांश मेहता को ड्रैगन हॉल के साथ संघर्ष करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उसकी राय में रेयांश मेहता का ड्रैगन हॉल से युद्ध पूरी तरह से उसके लिए था। बताओ कौन आदमी ऐसा कर सकता है। शेन लेई को अंदर से मीठा महसूस हुआ, उसे संरक्षित होने की इस दुर्लभ भावना का अनुभव हुआ और उसका दिल गर्म हो गया। उसने खुद को रेयांश मेहता को सौंपने का कभी पछतावा नहीं किया। ये पहले भी सच था और यह भविष्य में भी सच होगा। ... राणा परिवार के बाहर मोहनलाल का चेहरा कोयले की तरह काला पड़ गया था। वह जबरदस्ती आया था शेन लेई को दबाने के इरादे से, लेकिन बॉस के आने से उसे मुख्य हॉल से बाहर ही जाना पड़ा। वह बॉस की चाल का सीधे सामना करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। भले ही वह बाघ की चाल अपना ले, वह जीत नहीं सकता था। बाजीक्वान व्यापक हमलों पर जोर देता है और इसकी अद्वितीय आक्रामक शक्ति कोई मजाक नहीं है। रंगपुर का डार्क ड्रैगन गार्ड इसका एक उदाहरण था। मोहनलाल बहुत होशियार था और खुद को अपने साथियों से ज्यादा ताकतवर नहीं समझता था। वह अति आत्मविश्वासी होने की हिम्मत नहीं करता था। अगर वह सीधे लड़ता तो बॉस सबके सामने वुसोंग और बाघ की लड़ाई का तमाशा दिखाता। फिर ड्रैगन हॉल के चेहरे का क्या होगा। छत की बीम पर खड़े होकर मोहनलाल ने बॉस को मुख्य हॉल से बाहर जाते देखा और उसकी नजर तुरंत उस पर टिक गई। बॉस ने ऊंची आवाज में कहा, यह मत सोचो कि सिर्फ इसलिए कि तुम छत पर छिपे हो मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। तुम जैसे लोगों के लिए मैं ऊर्जा बर्बाद करने के लिए बहुत आलसी हूं। वह कुछ देर के लिए उछल सकता था, छत पर कूद सकता था और मोहनलाल की गति से मुकाबला कर सकता था, लेकिन ये टिकाऊ नहीं था और वह ऐसा तब तक नहीं करता था जब तक कि बिल्कुल आवश्यक न हो। मोहनलाल की भौहें उदासी से भर गईं और उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, आपका कौशल अच्छा है। यह अफसोस की बात है कि आप रेयांश मेहता का अनुसरण कर रहे हैं। वह क्या है? एक छोटा सा जमींदार ड्रैगन हॉल की तुलना में बस एक तैरती हुई मछली। ड्रैगन हॉल में आइए, यह आपके लिए सबसे उपयुक्त जगह है। भविष्य में आप जिया देश तक सीमित नहीं रहेंगे, आप विश्व स्तर पर देख सकते हैं और विभिन्न देशों के शीर्ष विशेषज्ञों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। एक संक्षिप्त मुठभेड़ के बाद मोहनलाल ने बॉस की आदतों को समझ लिया और जान लिया कि वह एक भयंकर और युद्ध प्रेमी विशेषज्ञ था और शायद अन्य पारंपरिक मार्शल आर्ट मास्टर्स के साथ प्रतिस्पर्धा करना कुछ ऐसा था जिसकी वह लंबे समय से इच्छा रखता था। दरअसल वह मकाओ ब्रिज पर पागल हो गया था। बॉस ने कहा, मेरी नज़र में बॉस स्वर्ग है। हालांकि ड्रैगन हॉल अब शक्तिशाली है, ये केवल एक भीड़ का समूह है, एक अव्यवस्थित भीड़। क्या तुलना हो सकती है? तुम बॉस का अपमान करोगे और मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा। तुम इतने तेज हो कि मैं तुम्हें पकड़ नहीं सकता, लेकिन मैं पुणे सिटी तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक मैं तुम्हें मार नहीं देता। मोहनलाल ने खुद को असहाय महसूस किया। इस आदमी का वास्तव में रेयांश मेहता द्वारा ब्रेन वॉश किया गया था और वह स्थिति को स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहा था। ये देखकर कि वह अपने वरिष्ठ भाई को मना नहीं सका, मोहनलाल ने एक कठोर टिप्पणी की और जाने के लिए मुड़ गया। मैं आज आपसे बहस नहीं करूंगा। यदि रेयांश मेहता ने ड्रैगन राजा की महिला को चुराने की हिम्मत की तो उसे पूरी तरह से अराजकता का सामना करना पड़ेगा। उसका वरिष्ठ भाई उसे समझ नहीं पाया और केवल चिल्लाकर कह सका, शेन लेई और मेरे बॉस एक वैध स्वतंत्र रिश्ते में हैं, वे कभी भी शक्ति पर भरोसा करके दूसरों को धमकाते नहीं हैं। तुम्हारा ड्रैगन किंग नहीं, वम किंग कुछ भी नहीं है। अगर हम चोरी की बात कर रहे हैं तो तुम लोगों ने पहले चोरी की। मेरे हाथों में मत पड़ना वरना मैं तुम्हें बुरी तरह पीटूंगा। ... मुंबई यजिया संपत्ति शराबी ड्रीम टॉवर। ड्रंकन ड्रीम टॉवर मुंबई में सबसे शानदार उच्च श्रेणी का क्लब और रेस्तरां है जो अपने समृद्ध इतिहास के साथ पूरे जिंगबोंग का एक अबाधित दृश्य प्रस्तुत करता है। यहाँ एक बार के भोजन की कीमत एक आम व्यक्ति के वार्षिक वेतन के बराबर हो सकती है और सभी सामग्रियां और सेवाएं उच्च स्तर की हैं। एक भव्य हॉल में कॉकटेल पार्टी आयोजित की जा रही थी जिसमें जिया साम्राज्य के धनी परिवारों और बड़े बड़े लोगों के 100 से अधिक प्रमुख व्यक्ति शराब के गिलास पकड़े हुए बातचीत कर रहे थे। वहां उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति का एक विशिष्ट दर्जा था, एक ऐसा अस्तित्व जो बाहरी दुनिया के सामान्य लोगों की पहुंच से परे था। श्वेता शर्मा पूरे परिधान में उपस्थित थीं, आड़ू के फूल की तरह सुंदर, और वह महिला थी जिन पर सभी पुरुष मेहमानों की निगाहें सबसे अधिक टिकी हुई थीं। श्वेता शर्मा ने विनम्रतापूर्वक वहां उपस्थित लोगों की ओर अपना गिलास उठाया, शालीनता से शराब का एक छोटा घूंट लिया और फिर चुपचाप एक कोने में जाकर अपना फोन निकाल लिया। इसे खोलने पर प्रदर्शित समाचार वास्तव में रेयांश मेहता द्वारा विशाल कुमार को गिराने के बारे में था। अपने प्रिय की तस्वीर को देखते हुए श्वेता शर्मा नग ने अनजाने में एक हल्की मुस्कान प्रकट की। उसके चेहरे पर मोह का भाव दिखाई दिया। तुम्हें गए हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं और मुझे तुम्हारी याद आने लगी है। तुम अब भी बहुत खूबसूरत हो। विशाल कुमार, ड्रैगन हॉल का एक दौड़ता हुआ कुत्ता, रेयांश मेहता को उकसाने की हिम्मत करता है, वह मरने के लायक है। विशाल कुमार द्वारा मेहता इंडस्ट्रीज को अवरुद्ध करने के बारे में समाचार रिपोर्ट को देखते हुए श्वेता शर्मा चेंग के चेहरे पर भी एक दुर्लभ नाराजगी दिखाई दी। सौभाग्य से रेयांश मेहता अंत में ठीक थी, अन्यथा वह निश्चित रूप से पागल हो गई होती। रेयांश मेहता का फिल्मांकन कर रहे मीडिया का वीडियो खोलते हुए श्वेता शर्मा चेंग ने रेयांश मेहता को बोलते हुए देखा, मानो उसे लग रहा हो कि वह उसके ठीक बगल में है। उसके लिए पूरा भोज अकेले रेयांश मेहता से कम महत्वपूर्ण था। वह उपस्थित मेहमानों के साथ पाखंड नहीं करना चाहती थी, वह केवल रेयांश मेहता का चेहरा देखना चाहती थी। इस समय करण शर्मा वहां आया, उसकी अभिव्यक्ति बहुत अजीब थी।
मुख्य रूप से करण शर्मा बहुत लंबे समय से शर्मा परिवार से दूर था और जब कुछ मेहमानों ने उससे पूछा कि वह इस दौरान क्या कर रहा था तो उसे पता नहीं था कि कैसे जवाब देना है। वह ये नहीं कह सकता था कि मुंबई के एक छोटे से जमींदार ने उसके साथ छल किया है, यहाँ तक कि उसका सिस्टम भी क्रैश हो गया और वह परिवार के व्यवसाय के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए अपमानित होकर वापस भाग गया। अपनी बहन के पास आकर उसने तुरंत उसके फोन पर रेयांश मेहता का वीडियो देखा, जिससे वह और भी उदास हो गया। बहन, तुम अभी भी उसके बारे में सोच रही हो? करण शर्मा ने मुंह बनाया। इस भोज हॉल में कौन आदमी उससे ज्यादा ताकतवर नहीं है। परिवार की दौलत और ताकत के मामले में वे सभी इस छोटे शहर के ताकतवर आदमी को कुचल सकते हैं। ये देखकर कि श्वेता शर्मा, करण शर्मा ने झट से फोन छीन लिया और जल्दी से खबरें देखने लगा। उसकी पहले से तिरस्कार भरी नजरें अब आश्चर्य में बदल गईं। नवरंग प्रांत चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष रेयांश मेहता ने उस बूढ़े आदमी को भी नीचे गिरा दिया। मैं सुन झेंग को जानता हूं, मैं भी उस समय उनसे मिलना चाहता था लेकिन कभी मौका नहीं मिला। रेयांश मेहता की महत्वाकांक्षाएं बड़ी हैं। क्या वह तकनीक के जरिए कोई बड़ी उपलब्धि हासिल करना चाहता है और हमारे सदी के परिवारों को टक्कर देना चाहता है? ये वाकई एक अच्छा विचार है। आजकल ग्रेड्स या वैज्ञानिक अनुसंधान को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। अगर वह सचमुच कुछ हासिल कर पाते हैं और अपनी पहचान बना पाते हैं तो अधिकारी उन पर विशेष ध्यान देंगे और उन्हें कई सुविधाएं प्रदान करेंगे। तब तक 4 महान दिग्गजों को भी उनके खिलाफ कदम उठाने से पहले सावधानी से सोचना पड़ेगा। करण शर्मा ने कहा कि वैज्ञानिक और वैज्ञानिक कर्मचारी हमेशा से जिया साम्राज्य के प्रिय रहे हैं। यदि रेयांश मेहता युगांतरकारी प्रौद्योगिकी का निर्माण कर सके तो इससे जिया साम्राज्य के समग्र स्तर को विभिन्न पहलुओं में महत्वपूर्ण रूप से ऊंचा उठाया जा सकेगा तथा उसे राष्ट्रीय रणनीतिक परिसंपत्ति का दर्जा प्राप्त हो सकेगा। उदाहरण के लिए एल्डर कियान और एल्डर डेंग जैसे महान शिक्षाविदों का दर्जा प्राप्त करना, जिया साम्राज्य के लिए एक तेज तलवार तैयार करना। तब तक ये सवाल ही नहीं रह जाएगा कि रेयांश मेहता के खिलाफ कदम उठाया जाए या नहीं। 4 बड़े परिवारों को भी उसकी चापलूसी करनी पड़ेगी। श्वेता शर्मा को भेजने की बात तो छोड़ ही दीजिए, अगर अधिकारी अपना दिल कठोर कर लें और रेयांश मेहता की खातिर सदियों पुराने शर्मा परिवार को भी तबाह कर दे तो भी यह मुमकिन है। हालांकि क्या ये स्वर्ग जाने से भी ज्यादा कठिन है? मेरा अनुमान है कि वह पहला कदम भी पूरा नहीं कर पाएगा। नई तकनीक को इस हद तक विकसित करना बेहद मुश्किल है कि राष्ट्र उसे महत्व दे, कुलीन परिवार उससे डरें और दुनिया उसके सामने कांप उठे। यहां तक कि उस समय का मैं भी शायद ऐसा करने में सक्षम नहीं हो पाऊंगा। करण शर्मा बोलते हुए उसे अपने खोए हुए सिस्टम का ख्याल आया और वह फिर से उदास हो गया। श्वेता शर्मा ने अपना फोन वापस छीन लिया और गुस्से से बोली, अपनी तस्वीर देखो। तुम मुझे क्यों ढूंढने आए हो? जल्दी जाओ और मेहमानों से बातचीत करो। आप मुख्य शाखा के अमित शर्मा के साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं लेकिन आप अभी तक पर्याप्त योग्य नहीं हैं। आप हाल ही में बहुत लंबे समय से घर से दूर हैं और कई लोग जिन्होंने पहले आपका समर्थन किया था वे आपसे पूरी तरह निराश हैं। अब जब आप वापस आ ही गए हैं तो जल्दी से रिश्ते क्यों नहीं बना रहे? करण शर्मा की आंखें थकान से भरी थीं और उसने आलस से कहा, समझ गया। जब वे दोनों बातचीत कर रहे थे, भूरे रंग के सूट में एक धनी युवा स्वामी, जिसका रूप रंग बहुत अच्छा था, श्वेता शर्मा। ये धनी युवा स्वामी लॉन हाई था, जो लॉन परिवार का दूसरा पुत्र था, मुंबई के 4 महान दिग्गजों में से एक था और लॉन परिवार के मजबूत उत्तराधिकारियों में से एक था। लॉन हाई श्वेता शर्मा के पास गया, उसकी आंखों में स्पष्ट प्रशंसा झलक रही थी और उसने धीरे से कहा, किंग चेंग, मैंने तुम्हें कुछ समय से नहीं देखा है और तुमने मेरे संदेशों का जवाब नहीं दिया है। तुम कहाँ थे? श्वेता शर्मा ने दूसरी ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, यह तुम्हारा काम नहीं है। ऐसा मत कहो, तुम जानती हो कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। मुझे तुम्हारी सुरक्षा की चिंता है। लॉन हाई एक कदम आगे बढ़ा। अरे अरे अरे, मैं अभी भी यहाँ हूँ। तुम मेरी बहन के साथ क्या करना चाहते हो? करण शर्मा जाने ही वाला था लेकिन लॉन हाई को बुरी नीयत से आते देख उसने भौहें उठाई और खर्राटे लेते हुए बोला। वह जानता था कि उसकी बहन को ये लॉन हाई पसंद नहीं है और वह उसे बहुत नापसंद भी करती है। वह लॉन हाई को भी पसंद नहीं करता था क्योंकि वह बहुत पाखंडी था, एक तरह से वह ऊपर से और दूसरी तरह से पीठ पीछे से। हालांकि वह नहीं चाहता था कि उसकी बहन रेयांश मेहता से शादी करे, लेकिन वह उसे किसी ऐसे व्यक्ति से शादी करने के लिए मजबूर भी नहीं करेगा जिसे वह पसंद नहीं करती। इसलिए इस समय उन्होंने लॉन हाई के आक्रामक दृष्टिकोण को रोकने के लिए बात की। लॉन हाई मुस्कुराया और बोला, करण शर्मा, चिंता मत करो। तुम्हारी बहन के बालों पर थोड़ी धूल है, मैं उसे साफ करने में उसकी मदद करूंगा। करण शर्मा आगे बढ़ा, लॉन हाई को एक तरफ धकेला, अपनी बहन के बालों को देखा और सीधे उसे ब्रश करने में मदद की, फिर लॉन हाई से कहा, अब कोई धूल नहीं। लॉन हाई ने अजीब तरीके से कहा, करण शर्मा, ऐसा मत करो। आप लॉन परिवार में मेरी स्थिति जानते हैं। अगर मुझे आपकी बहन से शादी करनी होती तो मैं शर्मा परिवार के मुखिया के पद के लिए आपकी मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। आप एक बड़ी मदद को दूर धकेल रहे हैं जो बहुत ही मूर्खतापूर्ण है। करण शर्मा ने कंधे उचकाते हुए कहा, मैं जो चाहता हूं उसे पाने के लिए अपनी बहन की जान का बलिदान नहीं करूंगा। अब इस दुनिया में उसका सबसे करीबी रिश्तेदार केवल श्वेता शर्मा उसकी जैविक बहन है। यहां तक कि बिना किसी व्यवस्था के तथा अपने अहंकार के समाप्त हो जाने के बाद भी उनके पास अभी भी एक अंतिम लक्ष्य था। शायद यही कारण था कि व्यवस्था ने उन्हें पहले स्थान पर चुना। ये देखकर कि तर्क व्यर्थ था, लॉन हाई ने अपना व्यवहार बदल दिया और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, समय बीत रहा है, आपको सावधानी से सोचने की जरूरत है। अमित शर्मा को अब कई लोगों का समर्थन प्राप्त है।
मेरी मदद के बिना आपके पास कोई मौका नहीं है। इसके अलावा वह शादी करती है या नहीं यह आप पर निर्भर नहीं है। अगर मैं अमित शर्मा के साथ खड़ी होती हूँ और वह अंततः कुलपति बन जाता है, जब तक मैं ये प्रस्ताव रखती हूँ वह किंगचेन की शादी मुझसे कर देगा, आप ये जानते हैं। अमित शर्मा वह व्यक्ति थे जिन्हें मुख्य शाखा द्वारा कुलपति का पद विरासत में देने के लिए आगे रखा गया था। वे करण शर्मा से 2 वर्ष बड़े थे। करण शर्मा मुस्कुराया, लॉन्ग हाई के कंधे पर हाथ रखा और उसे जबरदस्ती दूसरी जगह ले गया। चलते चलते उसने कहा, हम कोई और तरीका आजमा सकते हैं। इस दुनिया में बहुत सारी औरतें हैं, तुम्हें कौन पसंद है? गैम्बलिंग किंग परिवार की माही शाह कैसी रहेगी? मेरी बहन उसकी अच्छी दोस्त है। अगर तुम तैयार हो तो मैं तुम्हें उससे रिश्ता बनाने में मदद कर सकता हूँ। वैसे भी आप मेरी बहन को पसंद नहीं कर सकते। करण शर्मा की पीछे हटी हुई आकृति को देखकर हमेशा चुप रहने वाली श्वेता शर्मा की आंखों में राहत की झलक दिखाई दी।